नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। मिडिल ईस्ट से आ रही खबरें बेहद चिंताजनक है। जिस शांति समझौते के जरिए जंग खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, आज वो कागज के टुकड़ों की तरह बिखरती हुई नजर आ रही, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 मर्चेंट शिप्स पर हमलों के बाद मिडिल ईस्ट एक बार फिर से जंग की आग में झुलसने लगा है। अमेरिका ने ईरान पर बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी है। अमेरिकी सेना ने ईरान के 80 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है और ये सभी सैन्य ठिकाने। पलटवार में ईरान ने भी बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया। बारूदी वार पलटवार के इस टकराव का असर हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर वैश्विक शेयर बाजार तक दिखाई देने लगा। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल है, निवेशकों में डर है और सवाल यह है कि क्या यह मिडिल ईस्ट की अस्थिरता का एक नया चैप्टर है, अध्याय है और खतरनाक अध्याय है। क्या अमेरिका ईरान का यह टकराव एक बार फिर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को डिस्टर्ब करेगा? क्या कच्चे तेल की कीमतों में आया यह उबाल दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को एक और मंदी की ओर धकेल देगा? आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दी। एक बार फिर मिडिल ईस्ट में युद्ध के बारूदी शोले भड़क गए हैं और एक बार फिर दुनिया भर के शेयर बाजारों से लेकर ऑयल सेक्टर में खलबली मच गई है, क्योंकि अमेरिका ने सीजफायर के बीच बुधवार तड़के ईरान पर ताबड़तोड़ भीषण एयर स्ट्राइक कर दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिका ने ईरान में 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कोस्टल सर्विलांस सिस्टम और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एंटी शिप क्रूज मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च साइट्स पर हमले किए गए। आईआरजीसी की 60 से ज्यादा मिलिट्री बोट्स को निशाना बनाया गया है। ईरान की पोर्ट फैसिलिटीज को भी निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका का कहना है कि यह एयर स्ट्राइक हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे 3 मर्चेंट शिप्स पर हुए हमलों के जवाब में की गई। अमेरिका ने हमलों के पीछे ईरान का हाथ बताया। अमेरिका के एयर स्ट्राइक के बाद ईरान ने भी जवाबी हमले का दावा किया है। आईआरजीसी ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर 85 से ज्यादा टारगेट्स हिट करने का दावा किया है। आईआरजीसी के मुताबिक हमलों में बहरीन स्थित अमेरिकी 5th फ्लीट के मुख्यालय और कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया गया। आईआरजीसी के प्रवक्ता ने ईरान के बूशहर प्रांत में खौरमोज क्षेत्र में अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराने का दावा किया है। हालांकि ईरान के दावों की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इतना साफ है कि अमेरिका ईरान के बीच सैन्य टकराव अब और खतरनाक मोड़ ले चुका है। Very much truth in that Iran has been heavily damaged, and Americans can damage even more bombing. But the question would be that what will that achieve? America and Israel tried with all their firepower, with all their economic blockade, naval blockade, but Iran has survived even despite that damage. And now, after the funeral of Ayatollah Khamenei, which is still ongoing, I think a sense of nationalism and resolve has grown in Iran. The regime has shown that it has survived, that there is continuity. ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने अमेरिका पर समझौते की 5 शर्तें तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अमेरिका लगातार समझौते का उल्लंघन कर रहा है। अमेरिका ने हॉर्मुज में ईरान के अधिकारों में दखल दिया, लगातार सैन्य हमलों की धमकी दी, ईरानी तेल निर्यात पर प्रतिबंध फिर से लागू किए, दक्षिणी ईरान पर एयर स्ट्राइक की और लेबनान में जारी इजरायली सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया। युद्ध का असर सिर्फ रणभूमि तक सीमित नहीं रहा, दुनिया भर के बाजार भी इसकी चपेट में आ गए। वैश्विक शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट हो गई। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद कच्चा तेल महंगा हो गया। इधर अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड फ्यूचर्स में भी गिरावट देखी गई है और निवेशकों में महंगाई और सप्लाई संकट की चिंता छा गई है। अमेरिका ने 17 जुलाई से ईरानी तेल के निर्यात पर फिर से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इसके चलते ग्लोबल मार्केट में पैनिक की स्थिति है। सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका के ये हमले ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की रस्मों के बीच हुए। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ईरान के नजफ से तेहरान लौट गए। नजफ में आज अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा निकल रही है।
अमेरिका ईरान के बीच फिर से भड़के बारूदी तनाव के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या मिडिल ईस्ट में सीज फायर की उम्मीद एक बार फिर से धुएं की तरह उड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बढ़ना अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता के लिए नई चुनौती बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। दुनिया भी ये सोच ही रही थी कि धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। कच्चे तेल की कीमत कम हुई थी, बाकी चीज़ें ठीक हो रही थी। ऐसा लग रहा था अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो चल रहा था वो थम जाएगा। ऐसा लग रहा था कि अमेरिका ने ये तय कर लिया है कि अब ईरान के ऊपर हमला नहीं करना है, और ईरान की तरफ से भी अगर इजराइल मान जाता है तो मामला ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन इससे पहले कि ये राख पूरी तरीके से बुझती, इसमें एक बार फिर से बारूद भर दिए गए, और जिस तरीके के हमले हुए हैं उसके बाद क्या ये चैप्टर 2 यानी कि दूसरे अध्याय की शुरुआत है अमेरिका, ईरान और इजराइल युद्ध के बीच? दीपक वोरा जी पूर्व राजनयिक हमारे साथ हैं। डॉक्टर माफ कीजिए, कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह जी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। पूर्णिमा नाथ पॉलिटिकल रिसर्चर अमेरिका से हमारे साथ जुड़ गई हैं। बेनी बेन्यामिन हमारे साथ हैं, पूर्व आईडीएफ सैनिक हैं और इजराइल से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सैयद आसिफ रिजवी राजनीतिक विश्लेषक ईरान से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं इजराइल जाना चाह रहा हूं। बेन्यामिन जी, क्या ये चैप्टर 2 है? आप लोगों के लिए तो वही अध्याय है जिसको आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने एक बार फिर से स्ट्राइक किया है। तो ये युद्ध जो दुनिया समझ रही थी कि अब रुकने वाला है, अब ये रुकने वाला नहीं है क्या? इसके अंदर इजराइल कुछ बोल भी नहीं सकता है, बिकॉज अमेरिका और ईरान के बीच में अभी कुछ चल रहा है, जो पीस टॉक चल रहे हैं। उसके अंदर बीच में ईरान उनसे वेसल्स के ऊपर शूटिंग किया, और फिर बाद में अमेरिका ने जो कुछ किया वो किया। इजराइल इसके अंदर इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं है अभी, बिकॉज अमेरिका ने बोला है वेरी क्लियरली कि इजराइल मस्ट सिट एट द बैक एंड वॉच। So we are not interfering in any of these decisions. कौन से भी decisions के अंदर हम लोग we are not involved. तो मतलब इजराइल अलग हो चुका है, ये अब सीधे सीधे अमेरिका और ईरान के बीच का युद्ध है। राइट, हमारे को उधर कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं इधर कि वहाँ उधर। हम लोग का एक्चुअली वी आर सिटिंग एट द साइड एंड वाचिंग व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज इट्स perfectly to say very strictly America has told us not to interfere, so we are not interfering. मतलब कर्नल शैलेंद्र सिंह जी, ये सीधे सीधे अब अमेरिका ईरान के बीच होगा, बाहर से पूरी दुनिया देखेगी। क्या लग रहा है कि ये चैप्टर 2 शुरू हो गया है? और जय हिंद, नमस्कार। अगर हमने चैप्टर 2 के तौर पर इसको देखना है तो मैं तो अपने इजरायली पैनलिस्ट से कहूंगा, क्या इजराइल ये जो स्ट्राइक्स अभी हो रही हैं इसे कंडेम कर पाएगा? आई डोंट थिंक इट विल बी एबल टू कंडेम, बिकॉज रीजंस कैन बी एनीथिंग। ज़्यादा बड़ी बात यह होगी, क्या इजराइल लेबनान वाले फ्रंट पर जो सो कॉल्ड पीस का एग्रीमेंट रहा है, सीज फायर का एग्रीमेंट, उसको मेंटेन कर पाएगा? पिछले 12 घंटे में ऐसा नज़र नहीं आता। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, मैं सिर्फ आपके सामने एक एवेल्युएशन रख रहा हूँ। सो ये कहना शायद गलत हो जाएगा कि इजराइल इस चीज़ में इन्वॉल्व ना है अभी और ना आगे होगा। आई डोंट थिंक इट विल बी पॉसिबल, बिकॉज इजराइल एंड अमेरिका एक तरह से जो मेरे लैंग्वेज में मैं कहता हूं ना कि इजराइल वो बुलबुल है जिसमें यूएस की जान बसती है। इजराइल एंड यूएस विल ऑलवेज बी टुगेदर। वो जो छोटे मोटे डिफरेंसेस नजर आते हैं कि ट्रंप ने कुछ कह दिया, नेतन्याहू ने कुछ कह दिया, दोज आर वेरी वेरी माइनर थिंग्स। अदरवाइज एज फार एज आई एम कंसर्न, आज अगर यूएस अकेला इन्वॉल्व है, जो 12 घंटे की अगर रिपोर्ट के हिसाब से चलें, तो आज नहीं तो कल आप देखेंगे अगर ये एस्केलेट होता है तो इजराइल विल डेफिनेटली बी इन्वॉल्व। ठीक है सर, एक बार ईरान चलते हैं। रिजवी साहब हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। रिजवी साहब, क्या बातचीत खत्म हो चुकी है? अब शांति समझौते पर जो बात चल रही थी वो बातचीत दोबारा से अब नहीं आप लोग करने जा रहे हैं? एक नया सिरा शुरू हो चुका है? जी बहुत शुक्रिया कि आपने ईरान से मुझे जोड़ा और मौका दिया। देखिए, मैं तो सबसे पहले ये बताऊंगा कि इसकी शुरुआत जो है अमेरिका करता है हमेशा से, और अमेरिका बिल्कुल चाहता नहीं है कि पीस और शांति आ सके इस रीजन में। और जिस तरह से ये बैठा हुआ है, जिस तरह से
सांप जो है अपना फन फैला के जो है बिल के बाहर बैठे रहता है, उस तरह से अमेरिका इस रीजन में आके बैठ गया है और जाने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल यहाँ पे शांति आ सकती है, बिल्कुल बातचीत के जरिए हर चीज हल हो सकती है, सॉल्व हो सकती लेकिन है। सर कोई ऐसी अमेरिका बात नहीं तो कह रहा है आप क्योंकि लोग वार समझौते कभी को भी नहीं किसी, मान रहे हैं, आप लोग समझौते को तोड़ रहे हैं। चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आज जो जैसे कि बाकर कालीबाफ साहब जो पार्लियामेंट के स्पीकर है, उन्होंने बताया कि किस तरह से अमेरिका समझौते को नहीं मान रहा है और तोड़ रहा है। देखिए, हम कहीं की एक तरफ की बात सुने, दूसरी तरफ की बात ना सुने, तो ये मेरे ख्याल से इंसाफ नहीं होगा। मैं ये पहले बताऊं कि देखिए, अभी 3 दिन पहले, ठीक है, अगर आप कहें कि स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये नया वार का स्टार्ट कहाँ से हुआ, ईरान ने अटैक किया। पहली बात तो ईरान का जो है अभी ऑफिशियल स्टैंड कोई वाज़ेह नहीं हुआ है कि ईरान ने कब अटैक किया, कैसे किया। अभी ईरान का ऑफिशियल, देखिए मैं एनालिस्ट हूँ, मैं जो खबर यहाँ से आती है, मेरा काम है उसको बताना। फैसला जो है दर्शक करेंगे, एक्सपर्ट्स करेंगे, और जो रिपोर्ट आएगी उसकी होगी। तो मैं ये बताऊं कि देखिए, पहली बात तो ईरान ने अभी तक नहीं कहा कि मैंने हमला किया है। दूसरी चीज, आप 3 रोज अगर आप मान भी लें कि यह हमला ईरान की तरफ से था, तो आप देखिए 3 दिन पहले ट्रंप ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया, जो धमकियों का सिलसिला जारी है, उसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, एक चीज रिजवी साहब बताइए, आप ये कह रहे हैं कि ऑफिशियली आप लोग, क्योंकि ईरान ने अभी नहीं कहा है कि हमने कोई हमला किया है, लेकिन क्या ऑफिशियली आप ये मानते हैं या फिर वहां ईरान में ऑफिशियली ये चीजें साफ हैं, क्लियर हैं कि अमेरिका ने स्ट्राइक किया है? जी बिल्कुल, क्योंकि सेंटकॉम की तरफ से आया है और आईआरजीसी का ये पिछले 130 दिन में आपने भी बहुत अच्छे से बखूबी देखा होगा, एक्सपर्ट्स ने भी देखा होगा, जब भी आईआरजीसी हमला करता है तो वो जिम्मेदारी लेता है। अभी तक आईआरजीसी ने इस जिम्मेदारी का बयान नहीं लिया है, लेकिन तो सर 80 अटैक अमेरिका की तरफ से हुए हैं, आप लोगों ने उस हमले का कोई जवाब दिया है कि नहीं दिया है? जी, 80 का जवाब 84 से दिया है। ईरान ने अभी जो 1 घंटे पहले जो न्यूज आई है, उसमें जो है आईआरजीसी ने कहा है कि हमने जो है अमेरिका ने जो एयर स्ट्राइक कल रात में की है सीरक आइलैंड पे, बंदर अब्बास पे, माशहर पे, सब कुछ क्लियर है, उसके जवाब में हमने रिटेलिएट किया है। हमने 84 ठिकाने को जी रिजवी साहब मेरी जी बिल्कुल 84 ठिकाने पर। रिजवी साहब छोटी सी बात सुनिएगा, आपने कहा आप एक एनालाइज कर रहे हैं, एनालाइज कर मुझे ये बता दीजिए उन 3 शिप के ऊपर किसने अटैक किया होगा? किसी की साइड मत लीजिएगा, किसने किया होगा? या यूएस ने किया होगा या ईरान ने किया होगा। बड़ी सीधी बात है, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। अब आती है बात कि कौन कर सकता है और कौन रिटेलिएट। भाई 3 का कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रूफ सेंटकॉम के पास होगा, तभी तो वो अप्रोच करेगी कि नहीं जनाब हमें कुछ करना चाहिए। मैं कहता हूं कि ये जो माहौल, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि ट्रंप साहब को वो गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए थे, बट दैट डजंट मीन कि हम 3 शिप्स के ऊपर अटैक कर लें, हम वापस हॉर्मुज में उसी सिचुएशन में आ जाएं जो कि 10 दिन पहले था। आपके सिर्फ एक छोटे से अटैक पर 3% बढ़ गया है ऑयल का रेट, आप देखेंगे रोजाना बढ़ेगा। एक बार उनसे ही पूछ लेते हैं। रिजवी साहब एक बार बताइए कि जो अटैक हुए हैं शिप्स कौन कर रहा है? वो कौन, आपकी तरफ से हुआ है, ईरान की तरफ से हुआ है, अमेरिका की तरफ से हुआ है, या कहीं और से हुआ है? कहीं और से संभव है नहीं वैसे? देखिए जी सर ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मेरी बात वहां रह गई थी कि देखिए जो एमओयू साइन हुआ था उस पे कुछ शर्तें ऐसी थी जिसमें से मैंने बताया। एक चीज तो सर ने कहा कि बहुत अच्छी चीज आपने कहा, मान लिया कि हाँ भाई ये शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। दूसरी चीज, 3 रोज पहले 4 रोज पहले मुसलसल जो है लेबनान पे हमला हो रहा है, अटैक हो रहा है, उसमें ये शर्त नहीं मानी जा रही है। ये 2 पॉइंट जो है बहुत अहम थे। और तीसरी चीज जो सर पूछ रहे हैं कि आप बता दीजिए, मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए हमारा काम है न्यूज को लेना, एनालाइज करना। मैं ये बता रहा हूँ, मैंने नकारा नहीं है इसको, मैंने नहीं कहा है कि ईरान ने ये हमला किया है या नहीं किया, ठीक है, मैं इसको नहीं नकारता हूँ। लेकिन मैं आपको चीज बता रहा हूँ ये कि अगर यहाँ से होता तो ये फौरन बयान देते कि भाई हमने निशाना बनाया है। लेकिन एक बात तो ये है सर, देखिए हमला आपके यहाँ से हो या हमला अमेरिका की तरफ से हो, थोड़ा सा इन शॉर्ट जी कंप्लीट कीजिए। इन शॉर्ट ये कि जो पास्ट
पास्ट में रहा है। फॉल्स फ्लैग के अंडर में बहुत से ऐसे वार्स हुए, बहुत से ऐसे अटैक हुए हैं जिसको अभी तक नहीं कहा जा सका है कि ये किसने किया था, और इतनी बड़ी ट्रेजेडी मीनाब में हो गई। आज तक अमेरिका और ट्रम्प कह रहा है कि अभी तक हमारे लिए साबित नहीं कि हमारे टॉमहॉक ने उसको निशाना बनाया। ये बात तो ठीक है सर, चीजें देखने और ये सोचने कोई और माने समझने ना की माने, है। देखिए हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, हमारे यहाँ कहावत है ना। लेकिन देखिए कोई माने ना माने, लेकिन जो चीजें दिखाई दे रही हैं और जो चीजें हैं, जो वास्तविकता है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। दीपक बोरा जी हमारे साथ हैं। दीपक जी, आपको लग रहा है कि इसका बड़ा इंपैक्ट आने वाले कुछ दिनों में फिर से दिखाई देगा? क्योंकि अभी तो धीरे धीरे वहां से उस युद्ध से निकलकर दुनिया नॉर्मलाइज होने की कोशिश कर रही थी, और भारत जैसे देश या अन्य जो देश हैं जिनका सप्लाई चेन है इस रूट पर, वो नॉर्मल होने के रास्ते में थे, और अचानक से इतना बड़ा फिर से स्ट्राइक हो जाना, ये तो साफ सीधी बात है कि भाई हम भी तुम्हारी नहीं सुनेंगे, तुम भी हमारी नहीं सुन रहे, तो हम भी तुमको मारेंगे, तुमको भी हम मारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ, बड़े ध्यान से सुन रहा था। अभी कर्नल साहब कह रहे थे और हमारे जो सहयोगी हैं ईरान से, सर किसकी गलती है पहले इन वॉर दैट डजंट मैटर। तूने पहले गोली मारी, मैंने दूसरी मारी, इट्स मीनिंगलेस। मेन चीज अब आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रम्प साहब कहाँ है इस वक्त? तुर्की में है, जो ईरान का पड़ोसी है, और ये नेटो का समिट हो रहा है, और उसमें उन्होंने फटकारा है नेटो वालों को कि आप लोग हमारी मदद नहीं करते, हम अकेले जाएंगे। साफ संदेश है कि मैं मारूंगा ईरान को। अब आप गाली गलौज करिए, बदमाश है, चोर है, डाकू, वो सब कुछ चलने दीजिएगा। द फैक्ट इज दैट ही हैज हिट। सेंटकॉम छुपाता नहीं है। ईरानियन स्टेट मीडिया, मैं अपने ईरानियन दोस्त को बता देता हूं, मैं भी पढ़ रहा हूं, उन्होंने ये कहा है कि कमर्शियल टैंकर इंक्लूडिंग कतारी LNG कैरियर वर हिट इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आपकी स्टेट मीडिया कह रहे हैं, आप तो कहते हैं कोई खबर नहीं, IRGC नहीं, वो आपकी मर्जी है। दिस इज व्हाट हैज बीन डन। सेकेंडली सर, आपको ये भी मालूम है कि जो एक्सपोर्ट परमिशन ऑयल की दी थी, वो जो सैंक्शन वेवर था उसको विड्रॉ कर दिया है, वो भी खत्म हो गया है सर। दैट्स नॉट गोइंग टू नाउ, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प इन एनी वे। और फाइनली सर, मैं ये बता देता हूं कि ट्रम्प साहब जो कहते रहे हैं, माने ना माने, वो क्यों कहते थे, पूर्णिमा नाथ मैडम बैठी हैं अमेरिका में, वो बताएंगे वो क्यों कहते थे कि फील्ड मार्शल, जो खेती मार्शल पाकिस्तान का, आई लव हिम, ही इज अ फाइटर, अमेरिका लव्स अ फाइट। Come on, sir, let's get real about this. And our friends in Israel is sitting there too, sir. Shalom to you, sir. Pizza Khan le Israel. What I just want to say is that अमेरिका में ये मूड है इस समय। अब ट्रम्प की मिड टर्म इलेक्शन है, ये वो सब जस्टिफिकेशन है। फैक्ट इज ये नहीं रुकेगा। और फाइनली आई कंक्लूड, वो फ्रेंच, जब मैं फ्रांस में पढ़ता था, फ्रेंच फिलोसोफर ने कहा था, जितना बदलता है उतना वही रहता है। किसकी गलती है, किसने किसको ठोका, एटसेट्रा, कितने मर गए, ट्रम्प डजंट केयर। बाय टुमारो वी विल आल्सो हैव फॉरगॉटन। सच्चाई ये है कि ऑयल प्राइसेस 5% बढ़ गई हैं, इतनी नहीं जाएंगी कि सारी दुनिया में तहलका मच जाए, स्टॉक मार्केट पे असर पड़ा है, लेकिन अमेरिका नहीं रुकेगा जब तक न्यूक्लियर डील पे नहीं हस्ताक्षर होते। सो ये पीस डील नहीं है, ये फटी कमीज डील है, इसमें ढेर सारे छेद हैं। पूर्णिमा जी, ऐसा लग रहा था अमेरिका, ट्रंप, और अमेरिका में जिस तरीके से ट्रंप का विरोध चल रहा था, जब युद्ध दोनों देशों के बीच, तीनों देशों के बीच जब युद्ध चल रहा था, शांति वार्ता करने की कोशिश हो रही थी, तो ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से एक तरफ शांति करें और दूसरी तरफ दुनिया को यह भी दिखाएं कि भाई हम शांति कर रहे हैं लेकिन अपने शर्तों पर। क्या अमेरिका की शर्तें ईरान बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, इसलिए मजबूर होकर अब अमेरिका को स्ट्राइक करना पड़ा है, एक बार फिर से नया अध्याय शुरू करना पड़ा है? क्या ईरान झुकने को तैयार नहीं है? क्या सिर्फ जो परमाणु समझौता है उस पर बात टिकी हुई है या कुछ और मसला है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। आपके सारे क्वेश्चन का मैं एक फाउंडेशनल क्वेश्चन आपको पूछती हूँ। प्रेसिडेंट ट्रंप ने और नेतन्याहू जो फरवरी 28 में स्ट्राइक किया ईरान को, उसका हमें अमेरिकन पब्लिक को उन्होंने क्या बताया? इनिशियली क्या बताया? बोल रहे थे कि वी आर कमिंग, ईरानियन लोगों को बोल रहे थे कि वी आर कमिंग, हेल्प इज ऑन द वे, वी आर कमिंग फॉर द पीपल। उसके बाद क्या हुआ, आपको याद दिला दूं, प्रेसिडेंट ट्रंप की बयान में इट वाज एन एरोगेंस। बेसिकली हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, क्योंकि उनके आयतुल्ला को हमने मार दी, उनके सेकेंडरी लीडरशिप को हमने मार दी। जो अभी थर्ड लेयर की लीडरशिप है वो
उनको भी उड़ा देंगे, पूरे सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे। हम तो एक आफ्टरनून में, अभी भी लिटरली 2 दिन पहले इनकी भाषण आई है, हमने तो ईरान को एक आफ्टरनून में खत्म कर सकते हैं। तो ये सब भाषण आप डिप्लोमेसी समझते हो उसको? मैं तो इसको डिप्लोमेसी नहीं कहती हूँ। दादागिरी कहते हैं इसको। एब्सोल्युटली। डिप्लोमेसी क्या होता है? दोनों जो भी पार्टीज है, आप दोनों को रिस्पेक्ट तो करेंगे ना। यहाँ पे रिस्पेक्ट आपको दिखता है क्या? तो एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे हो क्या रहा है? अमेरिका का दबदबा चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे डजंट मैटर वेदर इट्स रिपब्लिकन बैठे हुए या डेमोक्रेट बैठे हुए, उनके तरीके डिफरेंट हो सकती है। लेकिन अमेरिका में आज जो प्रेसिडेंट के पोजीशन में बैठे हुए ट्रम्प, उनके जो अवतार है, उनके जो मैनिफेस्टेशन है, ही हैज एम्ब्रेस्ड the arrogance, the ego, the narcissism and the entitlement कि अमेरिका is unbeatable, अमेरिका is the supreme power and अमेरिका को कोई हरा ही नहीं सकता। doesn't matter military power हो या नहीं हो, कितने पैसा हो, कितना पैसा नहीं हो। This is exactly what is the embodiment the President Trump is taking around। अब टर्की के बारे में आप